तो वो झाग बन के ऐसे उड़ने लगते हैं। आप उनको ऐसे पकड़ के उनसे खेल भी सकते हो। अब इसमें धीरे से ऐसे एक आध बूंद एसिड की डाल दो। ये डाल दी थोड़ी सी। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। मज़ा आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपने को देखना क्या है। देखो दोस्तों, अपने पास एसिड होते हैं, बेस होते हैं। पिछली क्लास में अपने थोड़ा सा इनकी बेसिक प्रॉपर्टी तो देख ली थी कि जैसे एसिड और बेस को पानी में डालते हैं तो एक हमें H+ आयन देता है, एक हमें OH- आयन देता है। अब उन्हीं आयन्स के कारण इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं कि यार ये किन किन चीज़ों को गला सकते हैं, किन किन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे मेटल्स, लोहे को हम मानते हैं कि यार बहुत ही मजबूत चीज़ होती है। हम जितनी भी चीज़ें बनाते हैं सब में सरिये डले होते हैं, करेक्ट। बड़े बड़े आपने ब्रिजेस देखे होंगे, हैंगिंग ब्रिजेस जो होते हैं मेटल के बने हुए थे। तो अगर वो इतना दमदार है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का वजन उठा सकता है, तो क्या मैं उसमें एसिड डाल दूंगा तो एसिड जीतेगा या मेटल? क्या उनकी रिएक्शन हो जाती है? तो ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको आज देखने को मिलने वाली है। कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिकली किस किस के साथ रिएक्शन होती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारी मैं आपके लिए लेकर गया हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। देखेंगे कैटेगरी वाइज देखेंगे। आई थिंक 2 क्लासेस में हमारी ये सारी की सारी रिएक्शंस कंप्लीट होने वाली है। आ जाओ, कुछ जो जो चीज़ें लिखवाने की ज़रूरी है सारी मैं लिखवाता चलूँगा। अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये आज की अपनी हेडिंग होने वाली है। चलिए, सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था भाई? पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि हमारे पास कोई भी एसिड है, कोई सा भी एसिड ले आओ। मान लो मेरे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता था? मुझे H+, कौन सा? एक्वस, इस तरीके से आयन मिलता था। और एक नेगेटिव आयन जो यहाँ पे क्लोरीन का आयन, वो भी एक्वस, ये मिलता था। अब क्लोरीन अपना जो खेल उसको खेलना है खेलता रहे, लेकिन एसिड्स की जो खासियत होती है वो हमारे इस H+ आयन के कारण हम बोलते हैं, इसी के कारण हमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ठीक है, हमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। अब हाइड्रोजन क्या करती है, खेल क्या है, सब समझेंगे। लेकिन ये अपन ने पिछली क्लास का रिवाइज किया है, कुछ नई चीज़ नहीं है अभी तक, नई चीज़ें भी आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल उठता है दोस्तों, एसिड को आपने देखा होगा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स बट हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इजंट, व्हाई? तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके के अपने पास कांच के बर्तन होते हैं, इनमें एसिड्स को रखा जाता है। अभी ओलेइक एसिड है, मैं क्लास 12 का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्लास 12 का कि 11th का था शायद, है ना, तो उसके लिए लेके आया था मैं। इस तरीके से रखा जाता है और ये कांच का है। तो सारे एसिड को तो हम कांच के इसमें रख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को नहीं रखते। अच्छा, हाइड्रोफ्लोरिक क्या हो गया? HF, यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। जैसे अपने पास HCl होता है, क्लोरीन एक हैलोजन गैस होती है अपने पास, उसी तरीके से एक फ्लोरीन भी होती है। तो क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा दोगे तो HF हमारे पास एसिड बन जाता है। ठीक, तो HF को नहीं रखा जाता है कांच में, क्यों जरा बताओ? तो HF इतना ज़्यादा कॉरोसिव होता है, वो चीज़ों को इतना ज़्यादा रिएक्ट करता चला जाता है कि भाई वो कांच का ये जो है, इसके अंदर सिलिका होती है। ठीक है, कांच किससे बनता है? अपने पास जो रेत होती है ना, सिलिका होती है उसमें, उसको मेल्ट करते हैं तो अपने पास कांच बनता है। इसके अंदर सिलिका है, उसको भी HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, गला देता है। तो अब इसको गला सकता है तो इसमें थोड़ी ना रखेंगे, अपन को किसी और चीज़ में रखना पड़ेगा। किस में रखते हैं? प्लास्टिक में रखते हैं, उसके लिए स्पेशल टाइप की कुछ प्लास्टिक बनाई जाती है। ठीक, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपसे अगर कभी सवाल पूछ लिया कि भाई कौन सा एसिड है जिसको ग्लास में नहीं रखा जाता है, तो वो है अपना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF उसका फॉर्मूला है। ये HCl तो मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया था, इसको मत लिखिए ना। ठीक है, तो यही है। आप चाहो इसको लिखना तो लिख सकते हो, लिख सकते हो चाहो तो। और अब अपन देख लेते हैं बेसिस के बारे में। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? बेसिस को जब हम पानी में डालते हैं, बेस कौन सा ले लें? KOH, एग्जाम्पल रिवाइज ही कर रहे हैं अपन। अगर मैं इसे पानी में डाल देता हूँ तो दोस्तों मुझे मालूम है यहाँ पे OH, हाइड्रोक्साइड आयन आता है मेरे पास, OH-, और बचा हुआ है यहाँ पर पोटेशियम, तो वो K+। इस तरीके से हमारे पास 2 आयन्स आते हैं, पानी में डालते हैं तभी रिएक्शन होती है। ये एक्वस एक्वस, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये जो होता है, इसी के कारण बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो ये अपने पास एसिड्स और बेसिस की बेसिक बेसिक सी बातें हो गई, बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें कर ली। ठीक है, तो रिवाइज किया। अब देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होने लगती है।
अच्छा, बेसिस के बारे में एक और चीज़ है, आपने कभी सुना होगा, इनको कभी एल्कली बोल देते हैं, कभी बेस बोलते हैं, तो इसमें क्या अंतर होता है, ये एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई बेस क्या होते हैं, एल्कली क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एल्कली क्या होते हैं। तो देखो, जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको एल्कली कहा जाता है। सॉल्युबल इन वाटर, कोई भी बेस है अगर वो पानी में घुल सकता है तो उसको हम एल्कली बोलते हैं, नहीं तो उसको सिर्फ बेस बोल देंगे, उसको एल्कली नहीं बोला जाएगा। सॉल्युबल बेसिस कौन कौन से होते हैं, हमारे पास NaOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सॉल्युबल बेसिस हैं, अच्छे से पानी में घुल जाते हैं, तो यस ये हमारे एल्कली कहलाएंगे। पार्शियली सॉल्युबल मतलब पूरे नहीं घुलते, कम कम घुल पाते हैं, तो जैसे MgOH होल ट्वाइस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, CaOH होल ट्वाइस होता है, BaOH होल ट्वाइस होता है, ये भी थोड़े थोड़े तो घुल जाते हैं। तो भाई जो भी घुल रहा है, जो भी घुल जा रहा है, उनको हम बोल देंगे ये है हमारे एल्कली। ठीक। और जो हमारे इनसॉल्युबल बेसेस हैं ये हमारे एल्कली नहीं है, तो इनको हम सिर्फ और सिर्फ बेस बोलते हैं। ठीक है, उनको हम एल्कली नहीं बोल सकते। ये एल्कली बोले जाते हैं लेकिन हैं ये भी बेस, तो ये भी हमारे पास बेसेस हैं, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, इनको आप एल्कली नहीं बोल सकते। तो लिख लो इस चीज़ को, इसको लिख लो, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एल्कलीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो भाई बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड क्या होता है, कॉल्ड एल्कली। लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो। और इसी को घुमा करके, स्पिन करके जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, उसमें क्या पूछते हैं कि अच्छा, कैन वी से दैट ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट नॉट ऑल बेसेस आर एल्कलीज। ज़रा सोचो, थोड़ा सा घुमा करके फिरकी ले ली गई है यहाँ पे। क्या हर एक अल्कली को बेस बोल सकते हैं लेकिन हर बेस को एल्कली नहीं बोल सकते? यार ऑफ कोर्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और ट्रू फॉल्स में यही चीज़ आ सकती है। हमारे पास देखो, जितने भी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सारे के सारे बेसेस ही हैं, कुछ सॉल्युबल हैं, कुछ पार्शियली सॉल्युबल हैं, कुछ इनसॉल्युबल हैं, सब के सब बेस हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ ये ऊपर वाले हैं जो ही हमारे एल्कली थे। तो हर एक एल्कली को मैं बेस तो बोल सकता हूँ, लेकिन ये वो बेस हैं जिनको मैं एल्कली नहीं बोल सकता। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास स्टेटमेंट आ सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो यस दिस इज ट्रू। ट्रू, ट्रू है भाई, ये सत्य है, लिख लो इसको। ये भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। अब आते हैं अपन काम की चीज़ पे, डाइल्यूशन देखते हैं, डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन मतलब ये रहा मेरे पास यार एग्जांपल, मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें मैं ये एसिड मार्केट से ख़रीद के लाया। मेरे को चाहिए तो था दोस्तों एक बूंद, ठीक है, पर एक बूंद नहीं मिलता, एसिड वाले ऐसे नहीं देते लो बेटा एक बूंद एसिड लेके चले जाओ, नहीं, उन्होंने दिया मुझे 1 लीटर। अब वो 1 लीटर भी रखा हुआ है एक बड़े डब्बे में, लेकिन उसमें से मैंने फिर थोड़ा सा इसमें निकाला ताकि मैं इसको हैंडल तो कर पाऊँ। वो बड़े डब्बे में चम्मच चली गई, अंदर ही चली गई, तो फिर उसको निकाल भी नहीं पाऊँगा वापस। ओके, अब ये भी था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मुझे उसको करना था डाइल्यूट। तो उसको डाइल्यूट करना है मतलब इसका असर मुझे कम करना है, इफेक्टिवनेस इसकी कम कर देनी है, ऐसा आप कुछ समझ सकते हो, स्लो स्लो रिएक्शन करे ऐसा कुछ करना है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, पानी मिला देते हैं इसमें, पतला कर देते हैं, जैसे दूध में मिलावट होती है ना, पानी मिलाया जाता है दूध वाला, तो वैसे ही इसमें पानी मिला दिया जाता है। किसी भी चीज़ को डाइल्यूट कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें पानी मिला दिया जाता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें रखा था उसको, ठीक है, और इसमें से समय के साथ साथ ढक्कन लगा के रखा था दोस्तों, फिर भी इसका पूरा का पूरा पानी उड़ गया, पता नहीं कैसे उड़ गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, खाली हो गई बॉटल। इसमें डाइल्यूटेड एसिड था, कंसनट्रेटेड वाला तो बचा ही, ये वाला उड़ गया। एयर टाइट ठीक से हुआ नहीं होगा, 1 1 2 साल 3 साल पुरानी बात है, तब से रखे हुए। चलो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, जब भी हम किसी चीज़ में पानी मिला देते हैं तो हम बोलते हैं उसको डाइल्यूट करना, लेकिन इसको एग्जाम में पूछ लेते ही थोड़ी बोलेंगे दूध में जैसे पानी मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हो गया डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बाय मिक्सिंग वाटर। कंसंट्रेशन मतलब इतनी सी बॉटल के अंदर कितने आयंस है, अगर इसी इतनी सी बॉटल के अंदर देखो लिक्विड इतना ही आ सकता है, लिक्विड ज़्यादा नहीं आ सकता, लिक्विड एक लिमिट कहीं की आएगा। अगर उसमें ज़्यादा आयंस है तो हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड है, अगर उसमें कम आयंस है यानी पानी मिलावट ज़्यादा कर रखी है, असली माल कम है पानी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें आयंस की कंसनट्रेशन कम है, तो हम बोल देंगे अच्छा ये डाइल्यूटेड है। तो इसी चीज़ को लिखा गया है डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस बाय मिक्सिंग वाटर।
एसिड बेस के केस में हमने देखा था एसिड H+ आयन देता है, बेसिस हमें OH- आयन देते हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन कम कर देनी है, उनका असर कम कर देना, पानी मिला दो तो भाई वो अपने डाइल्यूट हो जाते हैं। इस तरीके से चीज़ें बोली जाती है। कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि उसमें ज़्यादा एसिड है, पानी कम है ना। डाइल्यूट एसिड यानी कि उसमें पानी ज़्यादा है, एसिड कम है। कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब नाम में ही लिखा हुआ है यार, जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है उसमें ज़्यादा चीज़ होगी, जो डाइल्यूटेड है उसमें कम मसाला होगा। ठीक, लिख लो इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी उठ सकता है। लिखें लिखें। अब आती है सवाल बनाने वाली चीज़ नहीं, जान बचाने वाली चीज़ है ये। मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था ये वाला, क्लास 12 की केमिस्ट्री लैब में। आप लोग बच के रहना, भूल मत जाना, मेरे साथ यही हुआ था। देखो दोस्तों, होता क्या है ये तो बच्चे वाला एसिड है, इसमें ज़्यादा कुछ दम नहीं होती। बाकी जो हमारे मेन एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, उसको लैब में यूज़ करना है, डाइल्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन इतनी जल्दी होती है कि गर्मी बहुत हो जाती है। गर्मी हो जाती है तो फिर फट जाती हैं चीज़ें, वो ना हो, धुआं ज़्यादा ना निकले, बेहोश ना हो जाए कोई। इसीलिए रिएक्शंस को स्लो करने के लिए डाइल्यूट किया जाता है। अब डाइल्यूट करने में क्या होता है, पानी जब मिलाया जाता है, एसिड फड़फड़ाए बैठा रहता है, वो पानी के लिए प्यासा होता है, मुझे पानी चाहिए, चीख रहा होता है वो, क्योंकि उसकी तो ताकत ही H+ आयन जब बाहर निकलेगा तभी तो वो तक शक्तिशाली होएगा। ठीक है, तो एसिड को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब मान लो ये मेरे पास एसिड की बॉटल है, इस बॉटल में ये तो ओलेइक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता मान लो, तो अगर जो इसमें मैं ऐसे पानी डालने की गलती कर दूं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि देखो, जब मैं पानी डालना शुरू करूंगा, ज़रा इमेजिन करो, पानी डालूंगा एक साथ पूरा तो भर नहीं जाएगा। पहले स्टार्टिंग में 1 बूंद जाएगा, फिर 2 बूंद जाएगा, 3-4 बूंद, ऐसे धीरे धीरे एसिड में पानी जाने लगेगा। और क्योंकि हमें डाइल्यूट करना नाप तोल के की जाती है भाई, कि भाई इतना एसिड है तो इसमें इतना ही पानी डाला जाए, ऐसा तो है नहीं पूरी बोल्टर उल्टी कर दी इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इसमें पानी डालोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि पानी जैसे ही एसिड में आएगा, फटाक से उसको बहुत सारा एसिड मिल गया, सबसे रिएक्ट करेगा, काफ़ी सारी हीट वहाँ से रिलीज होती है। इतनी हीट रिलीज हो जाती है कि यहाँ पे फट फट फ्यूम्स बनती है, वो निकलती है। एसिड उछल भी सकता है, उछल भी सकता है, ऐसे गर्म तवे के ऊपर अपन पानी डाल देते हैं ना, पानी कैसे उछल जाता है, वैसे ही कुछ दोस्तों यहाँ पे होता है। और अगर एसिड उछल के आंखों में आ गया, चेहरे पे आ गया, अगल बगल कहीं गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एसिड में पानी नहीं मिलाया जाता है। तो इसका दूसरा ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है दोस्तों, अपन क्या करते हैं, पहले एक खाली बॉटल लेते हैं, खाली बॉटल में खूब सारा इस तरीके से पानी डाल देते हैं। अब इसमें खूब सारा पानी अपने पास आ चुका है। अब इसमें धीरे से ऐसे एक आध बूंद एसिड की डाल दो, ये डाल दी थोड़ी सी। ओहो, ये तो मिक्स ही नहीं हो रहा, ऊपर लेयर बन गई इसकी, है ना। ये तो इनसॉल्युबल निकला, ये तो इनसॉल्युबल है, तो डाइल्यूट ही नहीं हो रहा। क्या यार, मैं सोचा था एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं भूल गया था, ये वाला तो होता ही इनसॉल्युबल है। चलो जी, मुश्किल से होता है मतलब, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, सीधे सवाल पूछा जाता है। हमें काम की चीज़ क्या है, मिक्सिंग एसिड या बेस, एसिड या बेस दोनों को ही आप जब पानी में डालते हो तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है। और काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है, इसलिए हम इस तरीके से मिक्स नहीं करते, धीरे धीरे करके मिक्स करते हैं। हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर। हमारे पास जब भी डाइल्यूट करना है, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। जब भी डाइल्यूट करना होगा हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, क्या हो सकता है, पहला, या तो मैं एसिड डाल दूं इन वाटर, या फिर दूसरा हो सकता है मैं वाटर डाल दूं इन एसिड। करेक्ट। अगर मैं एसिड के अंदर वाटर डाल रहा हूँ तो एसिड इन वाटर डाल रहा हूँ तब तो चल जाएगा। लेकिन अगर एसिड के अंदर मैंने वाटर डाल दिया तो भाई बड़ी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे धमाके हो जाते हैं। तो इसको लिखोगे कैसे, नेवर ऐड वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड, क्योंकि द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश। ऐसे स्प्लैश बन गई, ये देखो बाहर निकलना ना, ऐसे उड़ कर फटक से बाहर आ सकता है, एंड कॉज बर्न्स, कोई भी चीज़ को जला सकता है। द ग्लास कंटेनर कैन आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीट। सवाल बहुत तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, पूछेंगे भाई अच्छा तो करें क्या, हम करें क्या। तो ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर। एसिड को पानी में धीरे धीरे मिलाओ, पानी को एसिड में नहीं डालना, एसिड को पानी में डालना है, और उसको साथ साथ चम्मच से या किसी स्टिरर से मिक्स भी करते रहना है। चम्मच तो गल जाएगी, स्टिरर से मिक्स करना है। ठीक है, तो इसे लिख लें, इसे लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं PYQ।
व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूटिंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड? वाई, क्यों है भाई? तो भाई करेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली एंड विद कांस्टेंट स्टिरिंग। तो हमें एसिड टू वाटर, ये वो टर्म है जिसको एग्जामिनर ऐसे माइक्रोस्कोप सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के आपकी कॉपी में ढूंढना चाह रहा होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया क्या करना है, ये करना है, क्यों करना है, वाई भी पूछ लिया है। तो दिस प्रिवेंट्स स्प्लैशिंग ड्यू टू द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एकदम से स्प्लैशिंग ना हो जाए, उससे बचने के लिए किया जाता है। तो लिख लो इसको, PYQ है, आ सकता है दोबारा। लिख लिया, लिख लिया। क्या है, फिर से वही पूछ लिया। कंसनट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, ड्रॉपर से डाल रहे हैं, नाप नाप करके। क्या चीज़ों की ड्रॉप डाल रहे हैं? वाटर टू एसिड। कभी भी वाटर को एसिड में नहीं ऐड करना। एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, ये किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ तो ले, क्या है? वाटर टू एसिड फॉलोड बाय ए बेस। अरे ये क्यों बेस क्यों लाना है? बेस टू एसिड फॉलोड बाय, ओ नो, बेस टू एसिड कर दिया, एसिड बेस में तो घमासान हो जाता है, वहाँ पे तो आग ही लगा दोगे क्या? ये नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बार बार ये चीज़ पूछी गई है, फिर से पूछी जा सकती है। अब आ जाते हैं हम कंडक्टिविटी। क्या चीज़ की कंडक्टिविटी हो रही है? बिजली कंडक्ट कराएंगे, बिजली, बिजली कंडक्ट होने वाली है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, एसिड बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं केमिकल। देखो हमने सबसे पहली चीज़ तो इसका एक, यहाँ पे देखो मैंने स्कीमेटिक बना करके लाया हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बल्ब है, बैटरी है, की यानी कि उसकी स्विच लगी हुई है। अच्छा, अगर मैंने बैटरी लगा दी, बल्ब लगा दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो क्या ये बल्ब जल जाएगा? बल्ब तभी जलेगा जब सर्किट कंप्लीट हो। सर्किट कंप्लीट हो यानी यहाँ से ऐसे जा कर के, ऐसे जा कर के, इस तरीके से फिर से सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी बल्ब जलेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से वायर से ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है, वायर को हमने हटा दिया, इसको यहाँ पे एक लकड़ी में गाड़ दिया, इसको लकड़ी में गाड़ दिया, और यहाँ पे वो सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन हमें चेक करनी है उसको हमने डाला हुआ है। ठीक, तो अगर इस सोल्यूशन में, अब देखो यहाँ से चार्ज जाना है, देखो करंट ऐसे गया है यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे गए हैं, नेगेटिव चार्ज इधर गया है, या मान लो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आना है, कुछ भी ऐसी चीज़ होने वाली है। अब चार्ज कैसे जाएगा? अगर इस सोल्यूशन में कोई चार्ज पार्टिकल हो, या अगर उसमें, इसको क्या बोला जाता है, अगर इसमें आयंस होंगे, तभी यहाँ पर बल्ब जलेगा। दैट इज द कीवर्ड दोस्तों, सोल्यूशन में आयंस होंगे तभी बल्ब जलेगा। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये हमने सेटअप बना लिया। इसमें अपन ने सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है उसको डाल दिया। प्योर वाटर के अंदर सिर्फ H2O होता है, उसमें आयंस नहीं होते। होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, लेकिन बहुत कम, 1 बिलियन में एक, इस तरीके से होते हैं, बहुत कम होते हैं। उसकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं हो पाती। इनफैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज़, मैं कहीं पे पॉइंट भी बना देता हूँ, है ना। प्योर H2O इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग को लग रहा हो, अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। हम तो बोलते हैं कि कोई चीज़ गीली है तो वहाँ करंट आ सकता है, तो पानी में करंट ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप बोल रहे हो कि वो पुअर कंडक्टर है। पहली बात दोस्तों, पुअर कंडक्टर है यानी कि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर। हो सकता है हमें मार डालने के लिए वो सफिशिएंट हो, ठीक है। हमारे हार्ट में हल्के हल्के झटके भी लगते रहेंगे, तो सही टाइम पे वो पंपिंग नहीं करेगा, मर सकते हैं अपन, ठीक। तो पुअर कंडक्टर है, हमें मानने के लिए शायद काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं तार बिछाता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, है नदी में ही करंट डाल दिया, क्या दूसरे शहर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाएगी? वो काम करने के लिए वो सही नहीं है, तो पुअर कंडक्टर उसको बोला जाएगा। बल्ब वो नहीं जला पाएगा। अगर जो मैं यहाँ पर प्योर वाटर डाल दूँ, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने टैप वाटर या फिर टैप वाटर लिया, उसमें थोड़े कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलानी पड़ी, जैसे सॉल्ट डाल दिया, कोई सा कोई भी चीज़ डाल सकते हो, इम्प्योरिटीज़ डाल दी। अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो फिर यहाँ पर कुछ आयंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने उसमें NaCl मिला दिया, NaCl क्या होता है अपना नमक, नमक खाने का नमक डाल दिया, तो ये हमें देता है सोडियम प्लस आयन प्लस क्लोरीन माइनस आयन, है ना।
तो 2 आयंस आ जाते हैं, फिर वो आयंस पानी में ट्रैवल कर सकते हैं और उनके कारण फिर करंट फ्लो हो जाएगा और हमारा बल्ब जल जाता है। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्या चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं सोल्यूशन के अंदर आयंस हैं या नहीं। अब देखो हो क्या रहा है, एसिड एंड बेसिस, अल्कली लिख दिया इन्होंने, बेसिस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो बेस पानी में घुलेगा उसी के साथ तो हम ये काम करेंगे, पानी में घुलोगे ही नहीं तो कैसे बनाओगे आयंस, ठीक है। तो अल्कलीज यानी कि बेस ही लिखा हुआ है, आप ये इसको बेस ही समझे, बेसिस ही लिखा हुआ है। एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में ऐसे पूछा जाता है, चलो बताओ कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताओ कैसे पता करोगे एसिड और बेसिस जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये बना देना आपको, ठीक है। हमारे पास जब भी एसिड्स जाते हैं तो H प्लस आयन और एक नेगेटिव आयन दे देते हैं, जब भी बेसिस जाते हैं तो वो एक OH माइनस आयन, कुछ पॉजिटिव आयन भी साथ में आते होगा, ये सब आयंस दे देते हैं, सोल्यूशन में आयंस आ जाते हैं। तो अब आयंस आ जाएंगे तो हमारे पास करंट फ्लो होने लगे, देखो कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन इज कैरिड बाय आयंस, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड और बेसिस जनरेट आयन, कौन कौन से आयंस हो जाते हैं दोस्तों, एक H प्लस आ जाता है या फिर बेस रहा तो OH माइनस आ जाता है। तो जब भी हमारे पास आयंस आ जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी, ओके। फिर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ और ऐसे अपने को ग्लूकोज और अल्कोहल इनके बारे में भी पढ़ना आगे चल के, तो ऐसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल उनमें भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, अल्कोहल में तो ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज में तो हो ना हो, ओके। तो तब क्यों नहीं हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती। तो दोस्तों ग्लूकोज और अल्कोहल आयंस जनरेट नहीं करते, वो खुद घूमते रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में टूटेंगे नहीं तो उन पे चार्ज ही नहीं है, नेट चार्ज 0 है। तो खुद वो पानी में इधर उधर भले ही तैर सकता है, लेकिन अब वो चार्ज पार्टिकल नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट जनरेट आयन, हैंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ पॉइंट्स हैं ये आप लिख सकते हो, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट उठ करके क्वेश्चन आते हैं, लिख लो लिख लो लिख लो। देखो ये CBSE का क्वेश्चन है, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होता है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि एसिड जो होते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। ऑल्सो गिव द रीजन टू जस्टिफाई दिस फैक्ट, तो ये बोल रहे हैं, अच्छा उन्होंने ये बोला है कि उनमें हाइड्रोजन होता है फिर भी उनको एसिड नहीं बोलते। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, एसिड की डेफिनेशन होती है जो H प्लस आयंस दे। ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में, तो उसमें H प्लस हो नहीं, मतलब उसमें हाइड्रोजन होती है, H प्लस आयन वो नहीं देता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज आंसर, alcohol and glucose contain hydrogen but unlike acid do not release hydrogen ions, H plus आयन वो नहीं देता है, without ions they cannot conduct electricity। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखने पड़ेगी, no H plus ions, इसका मतलब not acid, ये है असली आंसर। भाई H प्लस आयन ही नहीं दिया आपने तो हम आपको एसिड क्यों माने, जो H प्लस आयन देता है उसको बोलते हैं हम एसिड, ठीक है। तो ये है चीज़ें लिखें, अगर आपसे ज़्यादा नंबर का सवाल आएगा तो ये डायग्राम भी बना देना, यही है डायग्राम, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। चलो रिएक्शन विद मेटल, अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या बताया था मैं, अपने आपने देखा होगा ना घर में बहुत सारी चीज़ें मेटल की बनी होती हैं, हथौड़ा, कील, सब में लोहा होता है आगे। तो हम ऐसा मानते हैं दुनिया में, मतलब अपने को कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है सारे टूल्स लोहे वगैरह के बने होते हैं, JCB मशीन जो है अपनी इतनी बड़ी, वो पूरी मिट्टी विट्टी खोद खोद करके इतने बड़े बड़े शहर बना जाती है, मोस्टली मेटल की बनी हुई होती है। अब अगर एक लिक्विड आ जाए हैं और वो उसको गला दे, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे यार ये लिक्विड में कुछ तो बात है, ये तो लोहे वगैरह को गला दे रहा है। तो ऐसी ही कुछ रिएक्शंस हमें पढ़नी है, इसीलिए एसिड्स को इतना खतरनाक माना जाता है, वो चीज़ों को कुछ को साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। कैसे रिएक्ट करता है वो सारी चीज़ें देखने हैं हमें। रिएक्शन विद मेटल्स हम एसिड्स की भी देखेंगे, बेसिस की भी देखेंगे। बेसिस में कुछ ही मेटल्स हैं जो रिएक्ट करती है, हर कोई नहीं करती। एसिड से बहुत सारी मेटल्स रिएक्ट हो जाती है। दिस इज आवर न्यू हेडिंग। अब देखो दोस्तों, एसिड्स विद मेटल्स, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स।
डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ओहो बड़ी बड़ी चीज़ आ गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ी थी, किसी चीज़ को हटा करके खुद चिपक जाते हैं, किसी चीज़ को हटा करके खुद चिपक जाते हैं। ओके, पहली बात तो ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज थी। यहाँ पर यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ऊपर की तरफ हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव वाली चीज़ें हैं और नीचे की तरफ हमारे पास कम रिएक्टिव चीज़ें। हाइड्रोजन यहाँ पे रेफरेंस के लिए लगा देते हैं, वैसे तो इसमें लिस्ट में से मेटल 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 है। अगर भाई कोई मेटल है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और उस सोल्यूशन में आप ऐसे डाल दोगे तो वो मेटल बोलेगी अरे मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, ये जो आप नेगेटिव आयन के साथ घूम रहे हो उसकी जगह मुझे आ जाने दो, आप अपना निकल लो, ये लो इलेक्ट्रॉन आप फ्री होकर के निकल लो। दोस्तों मान लो मेरे पास कोई भी, हाँ कोई भी मैं ले लेता हूँ, हमारे पास Zn ले लो प्लस HCl ले लो, ठीक है, Zn प्लस HCl ले लो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक H प्लस दिखाई दे रहा है और एक Cl माइनस दिखाई दे रहा है, करेक्ट। HCl में एसिड में यही होता है, ठीक है। जिंक को जैसे ही हम डालेंगे तो जिंक बोलेगा अरे H प्लस से ज़्यादा तो मैं रिएक्टिव हूँ, मुझे रहने दो, H प्लस तुम मेरा इलेक्ट्रॉन लो, अपना न्यूट्रल लो, तुम यहाँ से कट लो। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है जिंक प्लस HCl, यहाँ पर हमारे पास जिंक और क्लोरीन आपस में बना लेंगे अपना एक सॉल्ट। तो यहाँ पर जो बनता है दोस्तों वो बनता है ZnCl2, ठीक है। जिंक यहाँ पे हमारे पास क्या होता है Zn2 प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो जब आप बनाओगे तो इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, मेरे पास क्या आ जाता है ZnCl2। ये सब सॉल्ट वगैरह बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, अभी तो गलतियाँ मत करना ये, ठीक है। ओके, जिंक क्लोराइड यहाँ पे हमारे पास बन गया है, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी H2। गैस जब बनती है तो इस तरीके से H2 बनती है, सिर्फ H नहीं बनेगी हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप ऐसे लगा दोगे, इसका मतलब क्या है, ये एक गैस बन करके ऊपर उड़ गई है, गैस बन करके ये ऊपर उड़ गई है। ये मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बैलेंस नहीं थी, चलो अब ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक 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 ठीक। चलो ओके, इन जनरल हम बोल सकते हैं, इन जनरल हम बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई भी मेटल है, मेटल प्लस एसिड अगर हो गया, मेटल प्लस एसिड अगर हो गया तो वो मिलकर के यहाँ पर ये जो बना है इसको दोस्तों बोलते हैं सॉल्ट, और साथ में मिलती है हमें H2 गैस, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है। किन किन के लिए ये जनरल इक्वेशन है, हर वो मेटल जो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर आता है। क्या हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्ट नहीं करते हैं, क्या कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, कभी कभी टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दिया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी रिएक्शन थोड़ी थोड़ी हो जाती है, ठीक है। फिर और नीचे आओगे तो अपने पास ये Hg है, Ag है, Au है, गोल्ड सिल्वर, वो तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे, गोल्ड तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, इसलिए उनको नोबल मेटल्स, सॉरी इनर्ट मेटल्स बोलते हैं, नोबल मेटल जो भी बोलना है, अच्छी इसीलिए वैल्यू है। सोने के सिक्के इसलिए तो बनवाते हैं, सोना एसिड वगैरह में उसकी रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक ठीक ठीक। ओके, कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल लिए जाए, मान लो मेरे पास Mg ले लिया मैं, मैग्नीशियम प्लस एसिड दूसरा लाया जाए H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, अच्छा SO4 2 माइनस होता है, देखो दोस्तों हाइड्रोजन तो निकल जाएगी इधर H2 गैस, ठीक है, H2 गैस तो हमारे पास आने वाली है यहाँ पर, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब बनाना है मुझे Mg और SO4 के बीच में एक सॉल्ट बनाना है, तो दोस्तों वो आता है मेरे पास MgSO4। कैसे आया, मैग्नीशियम दोस्तों मुझे मालूम है कि Mg एक 2 प्लस टाइप की चीज़ है, SO4 हमारे पास एक 2 माइनस टाइप का इस तरीके से एक ग्रुप होता है, तो ये दोनों जब मिलेंगे दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं, अपन सीधे MgSO4 यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से अपने को सॉल्ट बनाना होता है। और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देते हैं, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, लोहा डाल दो, लोहा Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl। अब दोस्तों आयन बहुत तरीके की वैलेंसी शो करता है, तो हर बार हम कई बार याद भी रख सकते हैं डायरेक्टली क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो बनता है दोस्तों हमारे पास FeCl2 बनता है, साथ में H2 गैस आती है, अच्छा प्लस तो लगाना ही भूल गए, यहाँ पे ये भी गैस आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देना, ठीक। इस तरीके से सारी की सारी बैलेंस रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन है कल को आपको मेटल प्लस एसिड कभी भी आएगा, याद रखना सॉल्ट प्लस गैस बनती है, हमेशा यही रिएक्शन होगी, इन अलग अलग को रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जिंक को याद रख सकते हो, कल को एल्यूमिनियम आ गया याद रख सकते हो,
लेकिन बस मोटा मोटी यही होने वाला है, हमेशा H2 गैस निकलेगी। अब ये H2 गैस बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको लिख लो फिर बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले ये लिख लो फिर बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो दोस्तों, हाइड्रोजन जो गैस निकली है, एसिड क्या होता है, फटाक फटाक से रिएक्ट करना चाहता है, तो बहुत जल्दी जल्दी फिर गैस निकलती है। गैस एक मान लो लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया मेटल, मेटल डाला, सॉलिड नीचे बैठ जाएगा और फिर उसमें बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे, बुड़ 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 बुड़, बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं, बुड़ 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 बुड़। तो वो जो इफेक्ट होता है, वो जो आवाज़ होती है, उसका भी एक नाम है, एफर्वेसेंस उसको बोला जाता है, एफर्वेसेंस। आपने देखा होगा कुछ दवाइयों को हम जब डालते हैं इस तरीके से, है ना, तो बुड़ 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 करके उनमें से भी गैसेस निकल रही होती है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो वो जो इफेक्ट होता है ना, बुड़ 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 करके निकलना, बुड़ 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 करके निकलना, ये जो गैस निकली है बुड़ 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 बुड़, मैं लिख नहीं सकता, बुड़ बुड़ कैसे लिखूँ, समझ जाओ, उसको एफर्वेसेंस बोला जाता है। तो ऐसे भी निकलती है, बुड़ बुड़ तो नहीं बोलते, जो भी आवाज़ है वो होता है एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस इज द रिलीज ऑफ गैस बबल्स causing fizzing and foaming during a chemical reaction। fizzing and foaming, fizzing साउंड होता है, फोम उसमें ऐसे अपने को क्या झाग 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 से दिखने लगता है, तो उसको एफर्वेसेंस बोला जाता है। ठीक, कई बार आपको इसकी ज़रूरत क्या है, कई बार आपको बोला जाएगा कि हमने एक मेटल को एसिड में डाल दिया, एफर्वेसेंस हुआ। एफर्वेसेंस हुआ का मतलब आप समझ जाना, कोई गैस निकली, मेटल को एसिड में डाला तो फिर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, हमको ये चीज़ मालूम है। फिर सवाल में पूछा जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, ये गैस हाइड्रोजन ही निकली है, इसका कोई तरीका है पता करने का। तो ये बहुत बार चीज़ पूछी जाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये हल्की गैस होती है, लाइट गैस होती है। हाइड्रोजन के आपने वो गुब्बारे देखे होंगे, हाइड्रोजन के गुब्बारे ऊपर चले जाते हैं, है ना, हाइड्रोजन के नहीं होते, उसमें हीलियम भरी जाती है। हाइड्रोजन के क्यों नहीं भरे जाते, हाइड्रोजन के भरना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन फटता है, बूम, फिर धमाका हो सकता है, एक्सप्लोसिव होता है, हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं अपन, क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास इस तरीके से हम एक सेटअप करते हैं, ठीक है। इस सेटअप को अभी ध्यान से देखना, क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जिंक के डाल दिए, उसमें एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं डाला, कॉन्सेंट्रेटेड डालेंगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, इतनी गर्मी हो जाएगी यहाँ पर, ये टूट फूट सकती है, नहीं करना आपने को, ये स्लो स्लो चलने दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी दोस्तों, क्या रिएक्शन होगी, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, उससे एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर चली जाती है, ऊपर निकल जाती है, ये लीजिए, ठीक, ऊपर जाएगी, ऊपर हमने रोक लिया उसको, वो ट्यूब से होकर के इधर जाएगी। दोस्तों वैसे दिख तो मुझे यहाँ पर ही गया था, गैस निकल रही है, ठीक है, तो उसको फिर से हमने यहाँ पे डाला, अब दोबारा चेक करने के लिए नहीं डाला कि गैस ही निकल रही है, यहाँ पे अपन एक दूसरी चीज़ करते हैं, देखो अपन क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा सोप, साबुन या शैम्पू कुछ डाल देते हैं। जब भी साबुन में बुड़बुड़ 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 करके अगर हवा निकलती है तो क्या होता है दोस्तों, झाग बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, मैंने बताया था आपको, वो हवा से हल्की होती है, तो फिर अब ये जो झाग है वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, वो उड़ने लगते हैं। आपके पास ऐसे मान लो कोई कंटेनर है ना, उसमें साबुन का पानी है, उसमें अगर हाइड्रोजन गैस आएगी तो वो झाग बन के ऐसे उड़ने लगते हैं। आप उनको ऐसे पकड़ के उनसे खेल भी सकते हो, खेलना नहीं, हमको दूसरा काम करना है। अगर वो ऊपर जा रहा है, मेरे को उससे ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो है हाइड्रोजन या हीलियम, इस तरह की कोई लाइटर गैस आई है, ऊपर जाने लगे हैं बबल, ठीक है। करना क्या है, करना क्या है, हमको क्या करना है, एक मोमबत्ती लेकर के आएंगे ऐसे, और इनके पास लेकर के आएंगे, जैसे ही उस झाग के गुब्बारे के अंदर आप वो लाओगे, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो वो एकदम से बोलते बोलते यार वो माइक म्यूट कर देता है, नॉइस रिडक्शन लगा, पुक 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 पुक, इस तरीके की आवाज़ करके यहाँ पर बबल फटता है। तो ये जो पॉप साउंड होता है ना, यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है मैंने, पॉप साउंड होता है। इस पॉप साउंड से हमें पता चल जाता है कि ये जो गैस थी वो हाइड्रोजन थी। तो एक डायरेक्टली यही चीज़ें आती है अपने पास एग्जाम में, जो लिखना होता है, देखो कैसे लिखोगे। ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन, बबल्स अपीयर, यहाँ पर बबल आए हैं, इसका मतलब अ गैस इज रिलीज, ठीक है, गैस रिलीज हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन, हमने क्या किया, इसको जब जलाया तो पॉप साउंड हुआ, तो बर्न्स विद ए पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस द कैंडल, कैंडल को बुझा भी देती है, वो इतनी तेज ब्लास्ट होता है वहाँ पे, बूम, फिर पूरा अपना बुझ जाता है सब कुछ। यानी कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, यानी कि जो गैस है अपनी वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है।
हाइड्रोजन खुद जल जाती है लेकिन दूसरों को बुझा देती है, क्योंकि वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। खुद जल के सारी एनर्जी लेकर के, सारी ऑक्सीजन आसपास की लेकर के खुद जल के पुक से जल जाती है, दूसरों को जलने ही नहीं देती। तो बाकी सब बुझ जाता है। यहाँ आसपास के इलाके की पूरी ऑक्सीजन खा गई होगी तो वो बुझ जाती है। ठीक, तो दिस कम्स इन एग्जाम। डायग्राम बना लेना ये ज़रूर। और यही है, बन गया। आ जाओ दोस्तों, सवाल देखो। अ स्टूडेंट एड्स जिंक ग्रैन्यूल्स टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इन वन टेस्ट ट्यूब एंड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अनदर। ओके, रुक जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करेंगे, करेंगे इसको, मना नहीं कर रहे। चलो, हमने यहाँ पे थे, यहाँ के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कर्ड है, इसमें क्या होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड। और जो भी कोई खटास होती है उसमें भी किसी ना किसी तरीके का एसिड होता है। सिट्रिक एसिड हो सकता है, नींबू वगैरह डला, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास एसिड्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर H+ आयन होगा ही होगा। और हमें मालूम है एसिड प्लस मेटल होती है। इस केस में क्या हो रही है बात, कॉपर की, है ना। कॉपर, ब्रास भी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कॉपर हो जाता है। एसिड प्लस कॉपर, ब्रास में कॉपर होता है क्या, पीतल, ये दुनिया पीतल दी। एसिड प्लस कॉपर वैसे तो रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे आता है अपने पास एक्टिविटी रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज में। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कॉपर थोड़ा थोड़ा या टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पे कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाता है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइजनस कॉपर सॉल्ट्स बन जाते हैं। कॉपर सॉल्ट्स बन जाते हैं, प्लस H2 गैस बनेगी। और ये जो कॉपर सॉल्ट्स होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे लिए पॉइजन हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइजन हो जाता है। अब अपने खाने की चीज़ें ना, ये खाने की तो चीज़ें, उनको ही रख रहे थे हम स्टोर करके, और उसी में पॉइजन हो जाएगा तो दोस्तों हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा ना हो इसलिए डोंट डू दिस, है ना, डोंट स्टोर इन CU वेसल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल। डोंट क्या होता है, डोंट होता है। तो ये है सिंपल सा लॉजिक। लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। चलो, एसिड्स को हमने डाल दिया, एसिड्स को हमने डाल दिया, सॉरी एसिड्स को नहीं डाल दिया, मेटल्स को हमने डाल दिया एसिड में। अब की बार मेटल की जगह हम डाल रहे हैं, मेटल ही डाल रहे हैं, मतलब बेस में डालेंगे। एसिड में हो गया, बेस में डालते हैं, तो बेसेस विद मेटल। अच्छा, एसिड में हम मेटल डाल रहे थे तो ऑलमोस्ट सभी मेटल्स रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहे थे। कुछ अपने गोल्ड सिल्वर वगैरह बचते हैं, वो लोग कम रिएक्ट करते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे। गोल्ड सिल्वर वैसे भी हमें सड़क पे पड़ा मिलता भी रही है तो जितने भी आम रोज़मर्रा की चीज़ें वो तो घुली जा रही थी। बेसिस के केस में क्या होता है, सारे के सारे बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब है ना, सारे के सारे मेटल्स बेसिस से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो किसी तरीके से स्टेबल हो पाए तभी रिएक्ट होंगे, नहीं तो मेटल्स नहीं रिएक्ट करती हैं बेसिस के साथ में। कौन कौन सी करती हैं, बहुत कम मेटल्स रिएक्ट करती हैं। ठीक है, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस। ठीक, अब दोस्तों कुछ ऐसे मेटल्स निकले जो बेस से रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा, बेस से रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन एसिड से तो वो कर ही रहे थे, एसिड से तो वो कर ही रहे थे, बेस से भी कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल हो गया। हम जनरली देख रहे थे कि मेटल सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते, बेस से नहीं करते, पर कुछ मेटल मिल गए जो बेस से भी रिएक्ट करे, एसिड से भी रिएक्ट करे। हमने कहा हाँ है, इसका कुछ स्पेशल नाम रखो, तो एम्फोटेरिक मेटल्स उनको बोल दिया गया। क्या होते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, मेटल्स जो बोथ एसिड और बेसिस से रिएक्ट कर सकते हैं, उनको एम्फोटेरिक मेटल्स बोला जाता है। कौन कौन से हैं, जिंक एंड एल्यूमिनियम। जिंक एंड एल्यूमिनियम, तो लिख लेना, आपसे कभी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल्स, द मेटल्स दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। गिव 2 एग्जांपल्स, जिंक एंड एल्यूमिनियम।
और इसकी जो रिएक्शन होती है वो भी पूछी जाती है। तो क्या रिएक्शन होती है, आ जाओ दोस्तों देख लेते हैं। हमारे पास जिंक है, उसको हमने डाल दिया NaOH, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनने वाला है Na2 ZnO2। कैसे याद है मेरे को दोस्तों, इसको याद कैसे रखते हैं, इसको मैं ऐसे याद रख लेता हूँ, Na2 Z Na2 Na2 ZnO2। ये याद रखने का तरीका है, नाटू जनाटू फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, नाटू जनाटू हो गया, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी निकलती है। ज़रा इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। सोडियम 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन भी 2 होने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2 होगा। Zn एक ही काफ़ी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, निकल गए, ठीक है। हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, ठीक है। वही कैमरा लिया गया मेरा, ठीक है। अच्छा, जिंक की हो गई, एक एल्यूमिनियम की भी करो, एक एल्यूमिनियम की भी करो। काले रंग से करेंगे तो सेम चीज़ होगी दोस्तों, हमारे पास एल्यूमिनियम आ जाएगा प्लस NaOH। अब की बार जो हमारे पास बनता है, ठीक है, सोडियम और एल्यूमिनियम की हमारे पास वैलेंसी अलग अलग होती है, तो इसलिए सेम यहाँ पर चीज़ नहीं बनेगी। लेकिन ये ZnO2 बना है, इस टाइप की कोई चीज़ ज़रूर मिलती है यहाँ पे। हमें मिलता है NaAlO2, ठीक, प्लस हमारे पास H2 गैस ज़रूर आती है। और ये सब इस बार इसको पानी भी लगता है दोस्तों, ये रिएक्शन थोड़ी याद रखनी पड़ेगी आपको। ज़रा बैलेंस कराने की कोशिश की जाए। एल्यूमिनियम 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 दोस्तों इसका होता है आई थिंक 2 2 2 2 ये होता है, चेक करें। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और सॉरी यहाँ पे से 2 आ गए, यहाँ से 2 गए, हाँ यहाँ पे 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इधर हैं और 4 इधर हैं, टोटल 6 हाइड्रोजन है, टोटल 6 हाइड्रोजन है। यस तो दोस्तों ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, याद रखना आपको। और ये जो है हमारे पास, इनफैक्ट ये ऐसे नहीं आता है, फिर आगे चल करके ये भी अपना पानी के साथ मिल करके एक और रिएक्शन कर लेता है। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें फिर H2O माल डाल देते हैं, पानी के साथ ही रिएक्शन हो रही है ना, तो ये बन जाता है हमारे पास 2NaAlOH होल 4, ठीक, इस तरीके से बन जाता है। तो ये कुछ रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस दोनों को देनी है। और कुछ नहीं है इसमें, लिख लो, याद करना पड़ेगा। ये तो सिंपल है, नाटू जनाटू हो गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है तो वही नाटू जनाटू टाइप के फॉर्मूला, एल्यूमिनियम O2 आता है, लेकिन यहाँ पे 2Na हो जाता है इस तरीके, मतलब Na सिर्फ एक ही रहता है, ओवरऑल 2 लगता है यहाँ पे। लिख लो, एम्फोटेरिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। चलो, राइट द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक मेटल। डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे ही जिंक और बेस याद है, NaOH क्या होता है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो Zn प्लस NaOH जब भी होगा दोस्तों क्या बनता है हमारे पास, Na2 Na2 फिर Zna2 ZnO2, ठीक। और क्या बनता है, साथ में बनती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ज़रा बैलेंस करने की कोशिश करें, हमारे पास NaOH हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पे 2 है, इसको 2 करना पड़ेगा। जैसे ही 2 करते हैं हम देखते हैं सारी की सारी बैलेंस हो जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना इसको, ठीक। CBSE में आया क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में। लो नेक्स्ट, वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम, ठीक है, क्यों नहीं रखते हैं और उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। दोस्तों क्यों नहीं रखते हैं, तो सीधी सी बात है यार, रिएक्ट कर जाता होगा इसीलिए नहीं रखते हैं। रिएक्शन होगी, किसकी किसकी रिएक्शन होगी ज़रा बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम है प्लस NaOH है, और दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे पानी भी होता है, प्लस H2O होता है। इससे जो बनता है हमारे पास बनता है Na
नाटू जनाटू, यहाँ पे नाटू नहीं होता, ना एक ही रहता है, ना एक, Zn की जगह Al आ जाता है, Al आ जाता है और फिर O2 आ जाता है, ठीक। प्लस हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलनी है। इसका जो था हमारे पास बैलेंस 2 2 2 2 3 होता है। हो गई पूरी बैलेंस, हो गई। सोडियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 और 2 6, हाँ जी हो गई बैलेंस। तो ये आपसे केमिकल इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है, याद कर लो, कर लो, लिख लो, इतना ही है। अब आ गया अच्छा सवाल, अब आया अच्छा सवाल। देखो पीवाई क्यू है, स्टूडेंट एड्स जिंक ग्रैन्यूल्स टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड in one test tube and to sodium hydroxide in another. Okay. A gas is evolved in both cases. Name the gas and describe how you would test for it. तो दोस्तों हमको मालूम है जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है। यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐड किया जा सकता है, व्हाट आर सच मेटल्स कॉल्ड। तो मुझे मालूम है कि Zn होता है या फिर हमारे पास एल्यूमिनियम होता है। अगर मैं उसे एसिड में डालूं या मैं उसको बेस में डालूं, मुझे दोनों में ही H2 गैस मिलती है, मुझे यहाँ पर भी H2 गैस निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो व्हाट इज द गैस, हमें पता है गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है। नेम द गैस कर दिया भाई, एंड डिस्क्राइब हाउ वुड यू टेस्ट फॉर इट। तो टेस्ट क्या होगा इसका दोस्तों, हमें टेस्ट मालूम है हाइड्रोजन का होता है बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ टेस्ट की जाती है, याद रखना हाइड्रोजन पूरी केमिस्ट्री में जब भी निकलेगी पॉप साउंड के साथ ही उसको अपन टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जिंक की दोनों रिएक्शन भी अपन देख चुके हैं, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो दोस्तों। चलो आज बस इतना ही है, बाकी प्रॉपर्टीज़ अपन कल देखेंगे। और जब इतना कमी है तो मेरे को लग रहा है यार एक बार तुम्हारी फिर से प्रैक्टिस करा दूँ क्या यहाँ पे है, इसकी रिएक्शन लिख लिख करके प्रैक्टिस कर ले। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, कर लो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा इतनी जल्दी। चलो मेरे साथ लिखो, जल्दी से लिख लो, अगर तुम लोग लिख सकते हो मुझसे पहले तो लिख करके ख़त्म करो, ठीक है। जिंक को डाला है Zn प्लस H2SO4, दोस्तों इससे क्या बनता है, जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल गई, बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ठीक। नेक्स्ट क्या है अपने पास, जिंक को डाला है बेस में, Zn प्लस हमारे पास क्या है NaOH, हाँ NaOH, नाटू सा नाटू आने वाला है, नाटू ZnO2 प्लस H2, क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ इसको 2 कर देते हैं कि बैलेंस हो जाती है। ख़त्म दोस्तों, इतना ही सिंपल है, ख़त्म ख़त्म, लिख लो, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं किया, लिख लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मस्ती करी जाएगी थोड़ी, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो यार अपनी आज काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम पे हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन देख लिया एसिड बेस का। अब हमको हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, इनके साथ में रिएक्शन और एक एसिड बेस की रिएक्शन हो रहा है, बस इतनी सी प्रॉपर्टी हो रहा है, ज़्यादा भी नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है। अपन देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। कहाँ है हमारा बटन बंद करने का, कर दे, कर दो। पता है क्या हुआ अभी, मैं इसको खेल करके दिखा रहा था ना तुम लोग को, तो मेरे हाथ में थोड़ा एसिड हो गया और मैंने कभी ऐसे ऐसे टच कर दिया, ओह नो, अभी बताने के लिए फिर कर दिया, मेरे को इरिटेशन से हो रहा है मेरे चेहरे पे। अगर तुमको अगली क्लास में मेरा चेहरा सूजा हुआ दिखाई दे देन यू नो कि वो क्यों हुआ है। और तुम्हें एक मैं प्रो टिप बता देता हूँ, तुम्हें मेरी नाक पे फुंसी दिख रही होगी, ये कल रक्षाबंधन थी तो मैंने पूड़ियाँ खाई थी तो उसकी निकल गया ये और ये एक और हो गई है, वो यार मैंने कुछ दिन पहले एक और पूड़ी खाई थी कुछ, तो उसकी हो गई। तो यार अगर मैं एक पूड़ी से एक पिंपल निकलता है तो ये ओलेइक एसिड अब देखते हैं क्या करता है मेरी स्किन के साथ। आई एम रियली स्केर्ड। सी यू सून दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।